एपिसोड 15 पेशकश मीरे कारवां। हमें रिहाइश के लिए जो कमरा मिला था वो 7वीं मंजिल पर था और डाइनिंग हॉल दूसरी मंजिल पर। खाना खत्म करने के बाद हम तीसरी मंजिल पर आ गए। जिंदगी के हंगामे यहाँ अरूज पर थे। एक हाल में जुआ हो रहा था, कोई भी मेज खाली नहीं थी। हर मेज के गिर्द रश लगा हुआ था। नीमुरिया लिबास में लड़कियां भी माकूल तादाद में मौजूद थी। ये वो लड़कियां थीं जो यहाँ पर गाहक की तलाश में एक मेज से दूसरी मेज के गिर्द घूम रही थीं। इस हाल में शोर भी बहुत था और सिगरेटों का धुआं भी पूरी तरह फैला हुआ था कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था। हम दूसरे हाल में आ गए। यहाँ की फिजा कदरे मुख्तलिफ थी। यहाँ मेज पर गाहक बैठे हुए थे। खूबसूरत वेटरसेस गाहकों को शराब और दीगर मशरूबात सर्व करती फिर रही थी। तेज मौसीकी की धुनों में एक रकासा थरक रही थी और उसके जिस्म पर लिबास बराए नाम ही था। एक मेज पर हमें भी जगह मिल गई। वेट्रेस जैसे ही हमारी तरफ आई, बमला ने से कॉफी के लिए कह दिया। पहली रकासा स्टेज के पीछे गायब होगी, उसकी जगह एक और रकासा ने ले ली। वो कुछ देर तक स्टेज पर डांस करती रही, फिर फ्लोर पर आ गई और मेजों के दरमियान थिरकने लगी। ये रकासा खासी शोह चंचल थी और गाहकों को दिल लुभाने की गुर जानती थी। वो किसी की गाल पर चुटकी भरती, किसी की ठोड़ी को छूती, किसी की आंखों में आंखें डालकर झांकती और किसी को आंख से इशारा करती हुई निकल जाती। कॉफी खत्म होते ही मैंने बमला को इशारा किया और हम वहां से उठकर लिफ्ट के जरिए 7वीं मंजिल पर अपने कमरे में आ गए। हमारा कमरा राहदारी के आखिर में था, जिसकी खिड़की से शहर के उस हिस्से का नजारा किया जा सकता था। बमला कुछ देर मेरे करीब खड़ी रही, फिर बेड पर लेट गई और मैं बदस्तूर खिड़की के सामने खड़ा शहर की जगमगाती हुई रोशनियों को देख रहा था। मैं आने वाली सूरत हाल के बारे में सोच रहा था। जन्नत खुराट ने यहाँ भी कदम जमाने शुरू कर दिए थे। वो इस पुरसकून और पुरअमन खित्ते को भी गोल्डन ट्रायंगल बना देना चाहता था। वो यहाँ की खुशगवार फिजा में भी जहर घोल देना चाहता था और उसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं था। अगर कोई था तो वो अपने आप को बेबस समझता था। बड़ी बड़ी हुकूमतें भी उसके सामने बेबस होकर रह गई थी। बाज हुकूमतों के मफादात इससे वाबस्ता थे और वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई से हिचकिचाती थी। मौत के इन हरकारों के बढ़ते हुए कदमों को रोकने वालों की तादाद तो बहुत कम थी। अलबत्ता नागपाल जैसे बेजमीर लोगों की कमी नहीं थी। ऐसे लोग हर जगह बड़ी तादाद में मिल जाते हैं जो चंद रुपयों के लिए अपनी माँ जैसी धरती का सौदा करने से भी गुरेज नहीं करते। मैं अरसे से मौत के इन सौदागरों से बरसरे बेकार था। मेरी जंग की इब्तिदा मेरे माँ बाप के कत्ल से हुई थी। शायद बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन दारा जिस तरह मेरा पीछा करता रहा था उससे मेरे दिल में नफरत बढ़ती गई। मुझे उसे हटाने के लिए उसने कई बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए छुपता रहा। फिर जब मैं पलटकर हमलावर हुआ तो दारा पनाह ढूंढने लगा। उसे पनाह भी ऐसे लोगों के पास मिली कि जो उससे भी ज्यादा खौफनाक थे। उन्होंने कत्लो गारत का बाजार गर्म कर दिया। दारा खत्म हो गया, लेकिन बुराई खत्म नहीं हुई। उसकी जड़ें जमीन के अंदर ही अंदर पूरी दुनिया में फैली हुई थी। इस बुराई को खत्म करना मुझ जैसे अकेले आदमी के बस की बात नहीं थी और मैंने भी तहैया कर लिया था कि जब तक दम में दम है इस बुराई का मुकाबला करता रहूंगा। बदी के इन ठेकेदारों को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहूंगा। बास लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं और मैं दरिंदों की तरह मारधार करता फिर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि किसी बुराई के खिलाफ लड़ना भी बहुत बड़ा जहाद है और मैं इस जंग को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। मैं देर तक खिड़की के सामने खड़ा यही सब कुछ सोचता रहा और फिर मुड़कर देखा तो बमला बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी सो चुकी थी। इस बेड के अलावा कमरे में 2 कुर्सियां और एक छोटी टेबल थी। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे नहीं सो सकता था। बेड डबल था, 2 आदमी आराम से सो सकते थे, लेकिन बमला इस तरह फैल कर सो रही थी कि दूसरे के लिए जगह ही नहीं रही थी। मैंने उसे धकेल कर एक तरफ कर दिया और बेड के किनारे पर लेट गया। सुबह 7 बजे मेरी आंख खुल गई। बमला मुझसे पहले ही जाग चुकी थी और खिड़की के सामने खिड़की से बाहर देख रही थी। मैं भी उठकर उसके करीब आ गया। आसमान पर बादल छाए हुए थे और लगता था कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। मैं खिड़की के सामने से हटकर बाथरूम में घुस गया। 9 बजे के करीब हम होटल से निकल गए।
आधे घंटे तक शहर की सड़कों पर घूमने के बाद हम काशमा की तरफ जाने वाली सड़क पर निकल आए। यही सड़क बंगलांग और बीनी से होती हुई धरपतन की तरफ चली गई थी। धरपतन वहां से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। सड़क अगरचे पुख्ता थी मगर ज्यादा कुशादा नहीं थी। बास मुकामात पर तो सड़क इस कदर तंग थी कि सामने से आने वाली किसी गाड़ी को रास्ता देने के लिए सड़क के इंतहाई किनारे पर रुकना पड़ता था। ये गनीमत था कि इस सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं था। इक्का दुक्का प्राइवेट कारों और खटारा सी बसों की आमदोरफ्त थी। काशमा नामी कस्बे का एक छोटा सा हवाई अड्डा भी था और गुर्बत के बावजूद लोग दूर दराज के इलाकों तक आमदोरफ्त के लिए हवाई जहाज पर सफर करने पर मजबूर थे। काशमा में थोड़ी देर रुकने के बाद हम आगे रवाना हो गए और बगलांग में रुके बगैर फासला तय करते हुए बीनी नामी कस्बे तक पहुंच गए। ये कस्बा सड़कों के संगम पर वाक़या था। यहाँ से एक सड़क तकरीबन 25,000 फुट बुलंद अन्नापूर्णा के बर्फपोश चोटियों की तरफ चली गई थी। अन्नापूर्णा के उस पार चीन की सरहद पर मस्तांग नामी कबीला आबाद था, जिसकी औरतों के बारे में शेरपा ने दिलचस्प हकाया सुनाई थी, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना था। बीनी से दूसरी सड़क रॉयल हंटिंग रिजर्वायर की तरफ चली गई थी। शाही शिकारगाह मीलों दूर तक फैली हुई थी और उस तरफ घने जंगलात थे जिनमें हाथियों के अलावा शेर, चीते, सांभर और दूसरे दरिंदे भी बकसरत पाए जाते थे। इस शिकारगाह में आम लोगों के दाखिले पर भी पाबंदी थी। नेपाल के दौरे पर आने वाले आला गैर मुल्की शख्सियात को ही शिकार की तफरीह के लिए यहाँ लाया जाता था। शिकारगाह के किनारे पर धरपतन नामी वो कस्बा था जिसके नाम से ये शिकारगाह मौसूम थी। रास्ते में कई छोटी छोटी बस्तियां थी और ये सब की सब बुद्ध मजहब के पैरोकार थे जो इन पहाड़ों में बड़ी कठिन जिंदगी गुजार रहे थे। धरपतन ज्यादा बड़ा कस्बा नहीं था। इसकी आबादी 2-2.5 हजार से ज्यादा नहीं थी। यहाँ एक पुलिस स्टेशन भी था। ये पुलिस स्टेशन दरअसल शाही शिकारगाह की हिफाजत के लिए बनाया गया था ताकि गैर मुतल्लिक लोग इस जंगल का रुख न कर सके। इस वक्त 2 बजने वाले थे। मैंने कार एक रेस्टोरेंट के सामने रोक ली। वो एक छोटा सा हॉल था जिसमें साल हुर्दा सी मेजें और झूलती हुई बेंचें रखी हुई थी। ग्राहकों की तादाद ज्यादा नहीं थी। इस कस्बे की आबादी भी ज्यादातर बुद्ध पैरोकारों पर मुश्तमिल थी। ये लोग पहाड़ों के दामन में चावल काश्त करते थे। चावल की काश्त ही इनकी जरिया माश थी। इस होटल में हमें दाल चावल ही खाने को मिले थे। अभी हम खाना ही खा रहे थे कि एक पुरानी सी मोटरसाइकिल होटल के सामने आकर रुकी और उसमें एक पुलिस वाला था जिसके जिस्म पर सिलवट ज़दा पुरानी सी वर्दी थी। लगता था कि ये वर्दी कई रोज से उसके जिस्म से अलग ना हुई थी। वो मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी करके होटल में दाखिल हुआ और इधर उधर देखते बगैर चलता हुआ सीधा हमारी मेज के करीब आ गया। पुलिस वाले की जिरा हासी तकलीफ थी और तवील थी। हमारे पास किसी किस्म के कागजात नहीं थे और पुलिस हमारे लिए परेशानियां पैदा कर सकती थी। इसलिए मैंने ब्रांडा का कार्ड इस्तेमाल करने का फैसला किया। खाना खत्म करके हम इस पुलिस वाले के साथ पुलिस स्टेशन आ गए। ये स्याह पत्थरों से बनी हुई एक मुख्तसर सी इमारत थी और इस पुलिस स्टेशन का अमला सिर्फ 6 अहलकारों पर मुश्तमिल था। उसके इंचार्ज ने एक भारी भरकम ऑफिसर था जिसकी उम्र तकरीबन 50 के लगभग जरूर रही होगी। उसका चेहरा बड़ा ही करख्त था और लहजे से भी दुरुस्तरी टपक रही थी। उसने मुझसे कागजात तलब किए तो मैंने इंस्पेक्टर बरिंद्रा का कार्ड उसके हाथ में थमा दिया। कार्ड देखकर उसकी आंखों में उलझन तैर गई। उसने नेपाली जबान में अपने एक मातहत से कुछ कहा और वो फौरन ही रिसीवर उठाकर फोन नंबर मिलाने लगा। लाइन मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। वो चंद सेकंड किसी से बात करता रहा, फिर उसने रिसीवर ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। ऑफिसर तकरीबन 5 मिनट तक फोन पर बात करता रहा। इस दौरान उसे 2-3 मरतबा बरिंद्रा का नाम भी लिया था। फिर उसने रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे के तासरात बदल चुके थे। उसके लहजे में एकदम मिठास सी आ गई थी। लगता है तुम लोग यहाँ शिकार खेलने आए हो। तुम्हारे पास असला कौन सा है? उसने पूछा और फिर बमला की तरफ देखने लगा। हमारे पास कोई असला नहीं है और हमारा शिकार खेलने का भी कोई इरादा नहीं है, मैंने जवाब दिया। हम तो टूरिस्ट हैं और कमकोट से होते हुए नेशनल पार्क की तरफ जाना चाहते हैं। ऑफिसर ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर बड़े ही खुशगवार माहौल में बातें होने लगी। उसने हमारी खिदमत हादर में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 5 बजे के करीब जब हम रवानगी के लिए तैयार हुए तो वो परेशान सा हो गया। 1-1.5 घंटे में सूरज गरूब हो जाएगा। रास्ते में बड़े ही मखदूश हालात हैं। रात के वक्त सफर करना मुनासिब नहीं होगा। बेहतर है कि तुम लोग आज रात यहीं आराम करो, सुबह सवेरे रवाना हो जाना। रात हम कोट या मूसा में गुजारना चाहते हैं और मेरा ख्याल है
कि हम सूरज गुरूब होने से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे। मैंने जवाब दिया और फिर हम ज्यादा देर वहां नहीं रुके। इन पुलिस वालों ने हमें इस तरह रुखसत किया जैसे हम उनके बहुत ही करीबी दोस्त हों। कस्बे से निकलते ही मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी और कमकोट की तरफ जाने वाली सड़क पर तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उसका रुख दाईं तरफ एक कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। ये रास्ता शिकारगाह के जुनूब की तरफ वाक़या पद्मी नामी कस्बे की तरफ चला गया था। यही वो कस्बा था जहां चांगली छुपा बैठा था और अगले रोज उसके आदमी हिमाचल प्रदेश की तरफ से 500 किलो हेरोइन लेकर आने वाले थे और मैं उनका रास्ता रोकना चाहता था। मैं जानता था कि मौत के मुंह में छलांग लगाने जा रहा हूं, लेकिन मैं खतरा से नहीं डरता था। मेरी तो जिंदगी ही इन मौत के हिसारों में गुजरी थी। खतरे का लफ्ज मेरे लिए बेमानी होकर रह गया था। मैं बमला को साथ नहीं लाना चाहता था, लेकिन उसने गोया कसम खा रखी थी कि मुझे अकेले मरने भी नहीं देगी। पद्मी जंगल के बिल्कुल किनारे पर आबाद था और पुख्ता सड़क से जहां से हम मुड़े थे फासला 35-40 किलोमीटर के करीब था। उस तरफ भी दरख्तों की बहुतात थी। रास्ता पहाड़ियों से बलखाता हुआ और झाड़ियों से अटा पड़ा था। मैं दुआ मांग रहा था कि कार का कोई टायर जवाब ना दे जाए। पेट्रोल की मुझे फिक्र नहीं थी। मैंने धरपतन के पंप से टैंकी फुल करवा ली थी और डिक्की में बड़े हुए 2 फाजल कैन भी मौजूद थे। सूरज गुरूब हो रहा था। शाम का धुंधलिका फैलता चला गया। कस्बे से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर एक बुलंद जगह पर मैंने कार रोक ली। बाएं तरफ तकरीबन 50 गज के फासले पर दरिया था और दाईं तरफ घने दरख्त थे। यहां से वो पुल भी नजर आ रहा था जहां से दूसरी तरफ से आने वाली सड़क कस्बे की तरफ चली गई थी। यही वो सड़क थी जहां से चांग ली के आदमियों को गुजरना था। मैं जानता था कि अगर वो लोग कस्बे तक पहुंच गए तो उन पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने उन्हें कस्बे से बाहर ही रोकने का फैसला किया था। मैं कुछ देर तक ऊंची जगह पर खड़ा सूरत हाल का जायजा लेता रहा और फिर दोबारा कार में बैठ गया। दरिया का पुल पार करके मैंने सड़क से हटकर गुंजान दरख्तों में गाड़ी रोक ली। यहाँ आने से पहले मैंने इस इलाके का नक्शा बहुत ही बारीकी से याद कर लिया था और उसका जायजा लिया था। कस्बा की तरफ जाने वाले यही 2 रास्ते थे। अगर वो किसी तीसरी समझ से निकल गए तो फिर मुझे अपना प्रोग्राम बदलना पड़ेगा। बमला भी नीचे उतर आई थी। वो कार के आस पास टहलती रही। अंधेरा जैसे जैसे गहरा हो रहा था वहशत बढ़ती जा रही थी। बमला कार की पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मैं भी अगली सीट पर बैठ गया और कार के अंदर की बत्ती जला दी। हमारे चारों तरफ सन्नाटा था। हशरातुल अर्ज की आवाजें वाकई दिल पर दहशत सी तारी कर रही थीं। हम दोनों वक्त गुजारने के लिए बातें करते रहे, लेकिन वक्त तो किसी तरह काटे नहीं कट रहा था। और फिर वो आवाज सुनकर मैं चौंक गया। बमला ने भी वो आवाज सुन ली थी। उसकी आंखों में वहशत सी भर गई। मैं गौर से उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगता था जैसे कोई दबेगा हमारी तरफ आ रहा है। पैरों के नीचे खुश्क पत्ते दबे चरचराहट की आवाज वाज़िया तौर पर सुनाई दे रही थी। मैंने कार के अंदर की बत्ती भी बुझा दी। पैतलून का पांचा उठाकर हंजर निकाल लिया और गहरी नजर से कार की पिछली तरफ देखने लगा। गंभीर तारीकी में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। साफ लग रहा था कि वो जो कोई भी था बहुत ही मुख्तात अंदाज में दबे कदमों कार की तरफ आ रहा था। मैंने बमला को बेहरकत बैठे रहने का इशारा किया और बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया और कार के साथ झुककर पहिए के करीब आ गया और गहरी नजरों से देखने लगा। अचानक मुझे यूं लगा जैसे मेरी आंखों के सामने रोशनी फैल गई हो। मुझे दूर दूर तक साफ नजर आ रहा था। मैंने उठकर कार के अंदर झांका। वो भी मुझे साफ नजर आ रही थी। वो इस वक्त पानी की बोतल मुंह से लगाए हुए थी और फिर उसने बोतल मुंह से हटाकर ढकना बंद कर दिया और खौफजदा सी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। लेकिन ठीक उसी वक्त मैंने अपना रुख बदल लिया था। पत्तों की चड़चड़ाहट की आवाज सुनकर मैंने उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया और फिर मेरे होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो एक भेड़िया था जो दबे कदमों कार की तरफ आ रहा था। मैंने इधर उधर देखा और करीब पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर पूरी कुव्वत से उसे दे मारा। पत्थर भेड़िए के सर पर लगा और वह एकदम ऊपर उछला और फिर कुत्ते की तरह च्याऊं प्याऊं करता हुआ एक तरफ भाग निकला। उसके साथ ही कार से बमला के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। बमला भेड़ी की आवाज से डर गई थी। मैंने दरवाजा खोला तो वो चीख कर मुझसे लिपट गई। अरे क्यों चीख रही हो? मैंने उसका कंधा थपथपाया। वो कोई कुत्ता था ये भेड़िया, एक ही चोट खाकर भाग गया। मैंने उसे दोनों बाहों से पकड़कर पीछे हटा दिया। उसे मेरी तरफ देखा तो उसके मुंह से एक बार फिर चीख निकल गई थी। वो खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। अब क्या हुआ? मैंने कहा, क्या मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? तो तुम्हारी आंखें?
वो खौफजदा सी अंदाज में हकलाई, क्या हुआ मेरी आंखों को? मैंने पूछा। तुम्हारी आंखें अंधेरे में बुरी तरह चमक रही हैं। उसके लहजे में खौफ अब भी बरकरार था। ओह, मैं एकदम चौंक गया। मैं एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। हर तरफ अगरचे गहरी तारीकी थी, मगर मुझे हर चीज साफ नजर आ रही थी। मैं बिल्ली के बारे में भी जानता था कि अंधेरे में उसकी आंखें बलोर की तरह चमकती हैं और वो गहरी तारीकी में भी देख लेने की सलाहियत रखती है। तो क्या मेरे अंदर भी ये सलाहियत पैदा हो गई थी कि मैं अंधेरे में बिल्ली की तरह देख सकता था? बमला अब भी वहशतज़दा नजरों से मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और गहरे गहरे सांस लेने लगा। मुझे हैरत थी कि मेरी आंखों में इतनी चमक कैसे पैदा हो गई थी। अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ। मुझे वो वाकया याद आ गया जब शाओलिन टेम्पल में मुझे अगवा करने की कोशिश की गई थी और उस बुक्स्तान के फरार के बाद मैं अपने एक दोस्त के घर पहुंच गया था और चाय पीने के दौरान मेज पर रखा हुआ कप मेरी नजरों की कुव्वत से अपनी जगह से सिरक गया था। वो मेरी ची की कुव्वत का कमाल था। उसका एक मुजाहरा उस वक्त भी हुआ था जब चियांग राय से वापसी पर बैंकॉक एयरपोर्ट से भी हमें एक बंदे ने अगवा करने की कोशिश की थी और मेरी नजर की कुव्वत से वैन के दरवाजे का ताला टूट गया था। ची में बड़ी ही पुरस्कार कुव्वतें पोशीदा थी, लेकिन मैंने कभी उनसे फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। हमेशा अपनी कुव्वते बाजू पर भरोसा किया था। ताहम कभी कभार ये पुरस्कार कुव्वत अजहुद मेरी मदद को आ जाती थी, जैसा कि इस वक्त हुआ था, और मेरी आंखों में इस कदर कुव्वत पैदा हो गई थी कि मैं अंधेरे में भी देख सकता था। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। चंद रोज पहले नीलगिरी जैसी महान शक्ति मेरे सामने आ गई थी, एक हसीन औरत की सूरत में। वो जिस तरह पुरस्कार अंदाज में मेरे सामने आई थी, उसी तरह पुरस्कार अंदाज में गायब हो चुकी थी। अलबत्ता अपनी वो माला का तोहफा छोड़ गई थी, और ये स्याह पत्थरों की माला उस वक्त भी मेरे गले में थी जब पांडे ने हवेली में पंडित मोहन ने खंजर से मुझ पर हमला किया था और वार मेरे गले में पड़ी हुई माला ने रोका था। ये पुरस्कार माला अब भी मेरे गले में मौजूद थी। मेरी उंगलियां गैर इरादी तौर पर माला के पत्थरों को छूने लगी और फिर बमला की आवाज सुनकर मैंने आंखें खोल दी। लेकिन कुछ देर पहले मेरी आंखों में पैदा होने वाली वो पुरस्कार रोशनी गायब हो चुकी थी और मेरे चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। मैंने कार के अंदर की बत्ती जला दी। अब मेरी आंखें कैसी हैं? मैंने बमला से पूछा। हैरत अंगेज वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली। अब तो मुझे इन आंखों में कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आई। बमला का खौफ दूर हो गया और मैंने हवा की आमदो रफ्त के लिए कार के दीवारों को शीशे गिरा दिए। और किसी ने ठीक ही कहा था कि इंतजार की घड़ियां बड़ी ही तकलीफ दे होती हैं। दीनानाथ ने बताया था चांगली के दो आदमी आधी रात और सुबह के दरमियान किसी भी वक्त पद्मी पहुंचेंगे, और अभी तो रात के 10 ही बजे थे। वैसे मेरे ख्याल में उन लोगों की प्लानिंग बहुत उम्दा थी। सैकड़ों मील दूर से सुनसान रास्तों पर सफर करते हुए हीरोइन यहाँ तक ले आना बड़े कमाल की बात थी। रास्ते में ना तो किसी को शुबा हो सकता था और ना ही चेकिंग का अंदेशा था। छोटे छोटे कस्बों में पुलिस की चौकियां जरूर होंगी, लेकिन छोटी चौकियों पर तैनात पुलिस वालों को रिश्वत देकर रास्ते से हटा देना बहुत बड़ी बात नहीं थी। धरपतन की एक दुकान से मैंने खाने पीने की कुछ चीजें ले ली थी। बमला ने वो थैला निकाल लिया और एक छोटा केक निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया और दूसरा उसने खुद ले लिया। खाने के बाद हम कुछ देर तक कार के आसपास खुली जगह पर टहलते रहे और फिर कार में बैठ गए। बमला पिछली सीट पर बैठी ऊँगती रही और फिर कभी नीचे उतर कर टहलने लगता और फिर मैं कभी कार में बैठ जाता। 3:30 बजे के करीब एक आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। घिरर घिरर की वो मध्यम सी आवाज उस वीराने में किसी गाड़ी की मौजूदगी की निशानदेही कर रही थी। सन्नाटे में ये आवाज कभी करीब से महसूस होती और कभी बहुत दूर से। मैंने बमला को जगा दिया, वो भी इस आवाज को सुन रही थी। मैंने दरवाजा खोलकर बमला को नीचे उतार दिया और उसे दोनों बाहों से पकड़कर उसकी पुश्त गाड़ी से लगा दी। वो घुटनों तक स्कर्ट और ऊपर ब्लाउज पहने हुए थी। मैंने उसके ब्लाउज के गिरपान में हाथ डालकर जोर से झटका दिया। ब्लाउज के सारे बटन टूट गए। बमला एकदम से चीख उठी, अरे अरे, क्या पागलपन है, क्या बदतमीजी है। मैंने इसके चीखने की परवाह किए बगैर इस पर मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और ब्लाउज की एक आस्तीन भी फाड़ दी और उसका कंधा भी बरहना हो गया। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने झुककर उसके स्कर्ट के एक तरफ के चाक को दोनों किनारों से पकड़कर जोरदार झटका दिया। चाक ऊपर तक खुलता चला गया। बमला मुझ पर घोंसे से बरसा रही थी, साथ ही वो चीख रही थी, छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए हो, वैशी हो तुम, इसी तरह चीखते हुए अच्छी लगती हो। मैंने उसके दोनों बाजू को पकड़कर झंझोड़ दिया।
اب گاڑی کے انجن کے آواز پر لگے ہوئے تھے میرے کان. جب بہت واضح ہو گئی تھی میں نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا. سڑکوں پر درختوں پر چھنی ہوئی روشنی نظر آ رہی تھی. اب تم اس طرف بھاگنا شروع کر دو چیختے ہوئے تیزی سے. میں نے یہ کہتے ہوئے بملا کو سڑک کی طرف دھکیل دیا. بملا نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، لیکن وہ میری بات سمجھ گئی تھی کیونکہ دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح چیختی ہوئی سڑک کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی تھی. رات کے آخری پہر آبادی سے میلوں دور جنگل میں ایک جوان اور خوبصورت عورت کا اس طرح نظر آنا کہ اس کا لباس پھٹا ہوا ہو اور وہ خوف سے چیخ رہی ہو کسی بھی شخص کو متاثر کر سکتا تھا، اور وہ شخص فوری طور پر یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ کوئی ناٹک بھی ہو سکتا ہے. میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا. بملا درختوں سے نکل کر سڑک کی طرف بھاگی چلی جا رہی تھی اور پھر وہ کار بھی گنجان درختوں سے ہوتے ہوئے نکل کر سامنے سڑک پر آ گئی تھی. بملا سڑک پر پہنچ چکی تھی اور میں بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی. بملا اس گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں تھی. اسی لمحے فضا میں بریکوں کی چڑچڑاہٹ کی تیز آواز گونجی. گاڑی بملا سے چند فٹ کے فاصلے پر رک گئی تھی. بملا سڑک پر گری اور اٹھ کر ایک بار پھر چیختے ہوئے دوڑنے لگی. میں بھی سڑک پر پہنچ چکا تھا. اسی لمحے گاڑی کے دونوں طرف کے دروازے کھلے اور 2 آدمی نیچے اتر آئے. ان میں سے ایک نے لپک کر بملا کو پکڑ لیا اور دوسرا پستول تان کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا. ارے رک جاؤ، گولی مار دوں گا، وہ چیخا اور ساتھ ہی اس نے مجھے ڈرانے کے لیے ہوائے فائر بھی کر دیا. کون ہو تم؟ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، وہ میری پتنی ہے. میں بھی چیخ کر کہا. یہ جھوٹ بولتا ہے. بملا چیخی. یہ مجھے اغوا کر کے لایا ہے اور ہم رات گزارنے کے لیے یہاں رک گئے تھے. میں نے تم لوگوں کی گاڑی کی روشنی دیکھی تو بھاگ کھڑی ہوئی. بچاؤ مجھے اس شیطان سے. کیوں مہاشے؟ پستول والا گر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، میں اسے اغوا کر کے لایا ہوں. تم لوگ مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو. میں نے کہا. یہ لو. یہ لونڈیا تو اب تمہارے حوالے نہیں ہوگی، دوسرے آدمی نے کہا جسے بملا کو سنبھال رکھا تھا. یہ لڑکی اب ہماری پناہ میں آ گئی ہے اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ چپکے سے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ یہی تمہاری لاش گرا دیں گے. ہاتھ میں پستول ہے اس لیے بہادر بنتے ہو. میں نے کہا. مرد کے بچے ہو تو خالی ہاتھ آؤ، تم دونوں کی لاشیں یہاں پڑی ہوں گی. سندر. پستول والا تیش میں آ گیا. اس نے اپنا پستول جیب میں ڈھونس لیا. تم اس لڑکی کا خیال رکھو، میں اسے دیکھتا ہوں. میں دل ہی دل میں مسکرا دیا. وہ صرف 2 ہی تھے، ان کے ساتھ کوئی تیسرا نہیں تھا. پستول والا دونوں ہاتھ پھیلا کر میری طرف بڑھا اور میں اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے اچھلا. میری فلائنگ کک اس کے سینے پر لگی اور وہ ڈکراتا ہوا نیچے گرا. میں نے سنبھل کر اس پر چھلانگ لگا دی. کچھ دیر تک اسے سڑک پر رگیدتا رہا اور پھر اسے ٹھوکروں کی بارش کر دی، لیکن وہ جلد ہی سنبھل گیا. میں اس پر تابڑ توڑ حملے کرنے لگا. مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ اس میں طاقت بھی تھی اور وہ لڑائی کے فن سے بھی واقف تھا. وہ بھی بڑے اچھے داؤ پیچ استعمال کر رہا تھا. ایک موقع پر اس نے بھی اچھل کر مجھے فلائنگ کک مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اپنے آپ کو بچا گیا تھا. میرے خریف نے اپنی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. میں نے بڑی پھرتی سے اپنا خنجر نکال لیا اور اسے جیسے ہی پستول والا ہاتھ سیدھا کیا، میں ہوا میں اڑتا ہوا اس کے اوپر گرا. میرا خنجر اس کے بازو میں پیوست ہو گیا. اب اس کے ہاتھ اس کی انگلی سے ٹریگر پر دب گئے تھے. گولی میرے سر کے قریب سے گزر گئی. میں نے اسے دوسرا فائر کرنے کا موقع نہیں دیا. بازو پر خنجر کے دوسرے وار سے پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اس کا دوسرا ساتھی سندر، جس نے بملا کو سنبھال رکھا تھا، اسے چھوڑ کر میری طرف لپکا. اسی لمحے بملا کی گھراتی ہوئی آواز فضا میں گونجی. رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گی. بملا کے ہاتھ میں پستول تھا جو اس نے بڑی ہی ہوشیاری سے سندر کی جیب سے نکال لیا تھا. سندر کے چہرے پر بھی سنسنی سی پھیل گئی. اس نے بملا کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن بملا یہ کے بعد دیگرے ٹریگر دباتی چلی گئی. 3 گولیاں سندر کے سینے میں پیوست ہو گئی اور وہ چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا. میرے نیچے دبے ہوئے حریف نے مجھے ایک طرف دھکیل کر اٹھنے کے لیے ایک طرف دوڑ لگا دی، لیکن میں نے اسے زیادہ دور نہیں جانے دیا. سڑک کے کنارے سے چند گز آگے جھاڑیوں میں سے جا لیا. اسی گردن میری گرفت میں آ گئی اور میں نے اسے اسی وقت چھوڑا جب اس کی گردن ڈھلک گئی تھی. میں اسے چھوڑ کر بملا کی طرف آ گیا. میں اپنی کار لے کر آتا ہوں، تم یہی رکو. میں یہ کہتے ہوئے اپنی کار کی طرف دوڑ لگا دی. گاڑی وہاں لانے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے اور پھر میں اور بملا دوسری گاڑی سے ہیروئن کے پیکٹس نکال کر اپنی گاڑی میں رکھنے لگ پڑے. وہ 10 کلو کے 50 پیکٹ تھے. ڈکی پر جانے کے بعد ہم نے کچھ پیکٹ پچھلی سیٹ پر بھی ڈال دیے. بملا نے اپنا بیگ اٹھا کر آگے والی سیٹ پر اپنی گود میں رکھ لیا. میں نے انجن اسٹارٹ کر دیا اور کار کو دریا کی مخالف سمت میں دوڑانا شروع کر دیا. اگر تم اتنی اچھی اداکاری نہ کرتی تو. میرا گال ابھی تک دکھ رہا ہے. بڑے زور کا تھپڑ مارا تھا تم نے. اسے میری بات کاٹ دی. اگر تھپڑ نہ مارتا تو اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ نہ آتا. بہرحال مجھے افسوس ہے، میں نے کہا.
बमला ने गोद में रखा हुआ बैग खोलकर दूसरे कपड़े निकाल लिए, बैग पिछली सीट पर फेंक दिया और सीट पर बैठे बैठे ही कपड़े बदलने लगी। तकरीबन 1 घंटे बाद कार दोबारा पुख्ता सड़क पर आ गई। जिस जगह ये सारा ड्रामा हुआ था वहां से पद्मी बस्ती तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर होगी। जांगली वगैरह को मालूम होगा कि उनके आदमी हीरोइन लेकर पहुंचने वाले हैं और उनके इंतजार में जांग रहे होंगे। रात के सन्नाटे में तो फायर की आवाज दूर तक गूंजती है। हो सकता है कि फायरिंग की आवाज उन्होंने भी सुनी हो। अगर वो सूरत हाल मालूम करने उस तरफ आए तो उन्हें दरिया के पुल के करीब 2 लाशें और एक खाली गाड़ी मिलेगी और वो यकीनन हमें तलाश करने की कोशिश करेंगे और मैं उससे पहले ही इन पहाड़ों में गुम हो जाना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा रुख किस तरफ था। पक्की सड़क पर कई मील का फासला तय करने के बाद मैंने कार दरिया के साथ एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। ऐसे ही रास्ते हमारे लिए महफूज थे। हम दरिया के साथ साथ कई मील दूर निकल आए। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कार लहरा गई। बंगला ऊँग रही थी। धमाके की आवाज से तो वो भी हड़बड़ा कर उठ गई। कार का अगला टायर ब्रस्ट हो गया था। मैंने कार रोककर नीचे उतर आया। कार की डिक्की में से एक फाजल टायर मौजूद था और वो फाजल टायर निकालने से पहले मुझे डिक्की में भरे हुए पैकेट निकालने पड़े। टायर तब्दील कर लिए और हीरोइन के पैकेट दोबारा डिक्की में रखने में आधा घंटा लग गया। मैंने 5 गैलन वाला पेट्रोल का एक कैन भी टैंकी में उंडेल दिया था। दरिया के साथ साथ मजीद 1 घंटे तक सफर जारी रहा और अब दिन की रोशनी फैल रही थी। वो तंग सा रास्ता बदतरीज बुलंदी की तरफ जा रहा था और उसके एक तरफ अमूदी चट्टान थी और दूसरी तरफ सैकड़ों फुट नीचे दरिया बह रहा था। रास्ता इतना तंग था कि सामने से कोई और छोटी कार भी आ जाती तो क्रॉस करना मुश्किल हो जाता। और फिर एक मोड़ काटते ही एक बार फिर जोरदार धमाका हुआ। इस मर्तबा आगे का दूसरी तरफ का टायर ब्रस्ट हुआ था। कार लहरा गई और दाएं तरफ की चट्टान से टकराकर पीछे की तरफ आने लगी। मैंने ब्रेक पैडल दबा दिया, लेकिन ये जानकर मैं कांप उठा कि ब्रेक काम नहीं कर रहा था। कार पीछे ढलान की तरफ जा रही थी। बमला, कार से उतरो, छलांग लगा दो। मैं चीहा, जल्दी करो, कार खड़ की तरफ जा रही है और ब्रेक काम नहीं कर रहे। बमला का चेहरा धुआं हो गया। उसने अपनी कार का दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी। मैं कार का रुख सीधा रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार का पिछला एक पहिया किनारे से उतर गया और फिर कार को काबू में रखना मुमकिन नहीं रहा। कार के पिछले दोनों पहिए किनारे से उतर चुके थे। मैंने अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी, लेकिन मैं भी खड़ के ऐन किनारे पर गिरा। फिर मैंने एक पत्थर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पत्थर उखड़ गया। कार कलाबाजियां खाती हुई ऐन अमूदी ढलान पर सैकड़ों फुट नीचे बहते हुए दरिया की तरफ बढ़ती चली जा रही थी और उसके पीछे मैं ढलान पर लुढ़कता हुआ जा रहा था। मेरा सर एक पत्थर से टकराया। मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करने लगी और फिर मेरा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं बुलंदी से पस्ती की तरफ गिरता जा रहा था, जहां मौत की आगोश वाक़िए मेरी मुंतजिर खड़ी थी। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा थे। कुछ दूर खड़े थे और कुछ करीब खड़े, रकूं के बल झुके अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। वो सब चेहरे मेरे लिए अजनबी थे, धुंध में लिपटे हुए। एक निस्वानी चेहरा मेरे ऊपर झुका हुआ था। सुबह वो बहुत ही सभी और मली चेहरा था, लेकिन इस हसीन चेहरे पर यास, अफसुर्दगी और आंखों में वहशत सी भरी हुई थी। मैं बेहिसो हरकत पड़ा। चंद लम्हे उसकी वहशतज़दा सी आंखों में झांकता रहा और फिर अपनी जगह से उठना चाहा तो सर के पिछले हिस्से से उठने वाली दर्द की शदीद लहर बिजली की लहरों की तरह मेरी पूरी खोपड़ी में फैलती चली गई और मैं बेख्तियार करा उठा। मेरे कराने की आवाज और चेहरे पर नमदार होने वाले करब से उस हसीना के चेहरे पर गम के साए कुछ और भी गहरे हो गए और तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा सर उसकी गोद में था। एक हाथ उसने मेरे सर के नीचे रखा हुआ था और दूसरा हाथ से बार बार मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी। दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए मैंने दांत भींच लिए और आंखें बंद कर लीं। सर में दर्द की लहर अब भी लपक रही थी और दिमाग में हल्के हल्के से धमाके हो रहे थे। मैंने आंखें खोल दी और अपनी जगह से हरकत किए बगैर दीदे घुमाकर अपने इतराफ में खड़े लोगों को देखा। उनका जायजा लेने लगा। उनमें मर्द भी थे और औरतें भी और बच्चे भी। मेरी नजरों के सामने छाई हुई धुंध बदतरीज छटने लगी और उनके चेहरे वाज़िया होने लगे। उनमें बेशतर की नजरों में तजस्सुस था, जैसे वो कोई अजूबा देख रहे हों। मैंने एक बार फिर उस हसीना के चेहरे की तरफ देखा जिसकी गोद में मेरा सर रखा हुआ था और फिर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने हाथ मेरे सीने पर रखकर दबा दिया। आराम से लेटे रहो हिम्मत सिंह, उस लड़की के लहजे में अफसुर्दगी थी। तुम्हारे सर पर चोट लगी है,
خون بہت بہا ہے. بستی کا مکھیا حکیم کو بلانے گیا ہے. اس کے آنے تک آرام سے لیٹے رہو. ہمت سنگھ, یہ نام میرے دماغ میں گونج سی پیدا کرنے لگا. اس لڑکی نے مجھے اسی نام سے مخاطب کیا تھا جس کا مطلب تھا کہ میرا نام ہمت سنگھ تھا. لیکن میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ واقعی میرا نام تھا. میں نے اپنا بدن ڈھیلا چھوڑ دیا اور ایک بار پھر اطراف کا جائزہ لینے لگا. وہ گنجان اب بستیوں والا بڑا کداور وہ گنجان پتیوں والا بڑا ہی کداور اور پھیلا ہوا درخت تھا جس کے سائے میں وہ خوبصورت لڑکی مجھے گود میں سمیٹے بیٹھی تھی. میرے ارد گرد جو لوگ کھڑے تھے ان کے حلیے بڑے عجیب تھے. مردوں کے جسموں پر برائے نامی لباس تھا. ان کے بال لمبے اور گولڈن کلر کے تھے. کسی نے چٹیاں بنا رکھی تھی تو کسی کے بال کندھوں پر اور کسی کے پشت پر پھیلے ہوئے تھے. کسی نے ناک میں ایک طرف تو کسی نے دونوں طرف بالیاں پہن رکھی تھی اور ان کے کانوں میں بھی بالیاں نظر آ رہی تھی. عورتوں کے حلیے مردوں سے بالکل مختلف تھے. ان کے جسموں پر لباس نہایت ہی مختصر تھے اور بدن کے نچلے حصوں پر گھٹنوں سے اوپر چادر لپٹی ہوئی تھی جس کی سائیڈ میں چاک تھا. جسم کے بالائی حصے پر مختصر سا کپڑا بندھا ہوا تھا جو کہ کندھے پر ٹکا ہوا تھا اور اس طرح لپٹا ہوا تھا کہ سینے کا آدھا حصہ برہنہ ہو رہا تھا اور پشت تو بالکل ہی برہنہ تھی. ان کے سروں کے بال قریب سے کٹے ہوئے تھے. یہاں کسی حجام کی موجودگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ان عورتوں نے ایک دوسرے کے بال شاید خود ہی کینچی وغیرہ سے کاٹے تھے. صرف ایک عورت ایسی تھی جس کے بال کندھوں تک بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے. بعض عورتوں نے ناک میں نتھلیاں پہن رکھی تھی اور بعض کے کانوں میں بالیاں تھی. ایک دو عورتوں کی کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھی اور چوڑیاں خاصی موٹی اور بے ڈنگی تھی. بچوں نے بھی ٹہنوں تک لمبے چوگے پہن رکھے تھے اور وہ سب کے سب گنجے تھے. یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ان میں سے کون لڑکی ہے اور کون لڑکا. میں الجھی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا. یہ سب لوگ میرے لیے اجنبی تھے اور شاید میں خود بھی اپنے آپ سے اجنبی تھا. مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ تھی اور میں یہاں کیسے آیا اور وہ لڑکی کون تھی جسے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا. یہ لڑکی دوسروں سے بالکل ہی مختلف نظر آ رہی تھی. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.